हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिनको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से जो है वो समझ में आए। तो आपका क्या काम है? आपका काम होगा कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ मैं जो भी डीपीपी दूं उसे आप जरूर सॉल्व करें। आप जितना क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ये चैप्टर आपको उतना आसान लगेगा। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई डाउट हो जाए तो आप उसे आइकॉनिक क्लासेस के ऐप पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप काफी ध्यान से पढ़िए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस के बीच के हम लोग रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग करा सकते हैं, और या फिर केमिकल रिएक्शंस की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर है ना लिख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between electricity and chemical reactions। यानी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम लोग केमिकल रिएक्शंस भी करा सकते हैं। पर ये जो होने के लिए हम लोगों को एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जहां पर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम लोग केमिकल रिएक्शंस करें। और ये जो दोनों बात है वो जिस डिवाइस में होगा उसी डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम लोग केमिकल रिएक्शंस करा सकते हैं। इसलिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोगों ने लिखा है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल एक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी यहां पर अगर एक वर्ड आ रहा है केमिकल एनर्जी, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं? तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड पढ़ा था, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा जी से भी डिनोट कर रहे थे। तो अभी हम लोगों को समझना है कि केमिकल एनर्जी का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो मतलब हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो दोनों में से कोई भी काम कर सकता है। अगर कोई ऐसा डिवाइस है
जो दोनों में से कोई है ना काम कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और जब हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी तो उसका मतलब होगा गिव्स फ्री एनर्जी। और जब हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उसका मतलब होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। यानी अगर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में अगर कुछ चार्ज जा रहा है, मान लिया जाए Q चार्ज जा रहा है, और उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो Q इंटू V हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब जैसा हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग कहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी हमको मिल सकता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, और दूसरा वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स को ही हम लोग वोल्टेइक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल्स वैसे है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा जो स्पॉन्टेनियस होगा, जो अपने आप हो रहा होगा, और उसमें जो केमिकल एनर्जी हमको मिल रहा होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, यानी गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टेइक सेल्स हो गया फर्स्ट, और दूसरा हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। यानी ऐसा रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ रहा होगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ रहा है कि गैल्वेनिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दूसरा, जो भी रिएक्शंस गैल्वेनिक सेल में होंगे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे, तभी वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे उसमें हमेशा हम लोग के नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे होंगे, जिसको करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि इन अ गैल्वेनिक सेल ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और इसकी सहायता से हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। ठीक है, जबकि हम लोग कहेंगे कि इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से एक ऐसे रिएक्शन को करा रहे हैं जो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैल्वेनिक सेल में जो भी रिएक्शंस होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे उन्हीं में केमिकल एनर्जी निकलेगा जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जबकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होते हैं उनको कराने के लिए हमको एक्सटर्नल है ना एनर्जी देना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जानना होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको हम लोग कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जबकि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। यानी अगर किसी रिएक्शन में या किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम लोग उस रिएक्शन या उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे,
और अगर किसी रिएक्शन या प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उस रिएक्शन या उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, हम लोगों का टॉपिक हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और हम लोग कहेंगे कि एन ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर किसी प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हम लोगों का ऑक्सीडेशन हो गया। और पहचानेंगे कैसे? एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो कोई ना कोई ऐसा हम लोगों को एटम वहां मिलेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम लोगों का बढ़ रहा होगा। यानी अगर +2 है तो +3 हो रहा होगा, +4 हो रहा होगा, या फिर -2 है तो -1 हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। यानी हम लोग नंबर लाइन पे अगर चले तो हम लोग आगे की ओर जा रहे होंगे, यानी राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग कह सकते हैं एंड अ रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी रिडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो क्या होगा? तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो घटना शुरू होगा, और इसलिए यहां पर लिखा गया है ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल लिया गया है कि Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस अगर रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? Zn2 प्लस एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। ये एक बहुत ही है ना फेमस रिएक्शन है, जहां पर अगर हम लोग किसी जिंक के रड को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो जब हम जिंक रड को उसमें डिप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जिंक जो है वो रिएक्ट करके ZnSO4 बनाना शुरू करेगा। उसी को हम लोग यहाँ पर Zn2 प्लस ले रहे हैं, और वहां पर जो कॉपर 2 प्लस है वो जिंक रड पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर है ना डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि धीरे धीरे वो जो ब्लू कलर है हमारा जो कॉपर सल्फेट के कारण था वो अब हम लोगों का खत्म होना शुरू होगा, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट अब खत्म होकर जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी रिएक्शन को हम लोग यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, और ये रिएक्ट करके बना रहा है Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली हमेशा होगा। इसका मतलब है कि हम लोग हर एक रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो जब हम लोग किसी रेडॉक्स रिएक्शन को है ना 2 भाग में बांटेंगे तो जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कह सकते हैं, और जहां रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शंस कह सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो Zn सॉलिड जो है वो यहां पर Zn2 प्लस बना रहा है, तो आप समझिए कि ये न्यूट्रल है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो न्यूट्रल पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को देता है। यानी यहां पर जिंक क्या कर रहा है? जिंक जो है वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन हटा रहा है, निकाल रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में। ठीक है, यानी जिंक से Zn2 प्लस का बनना एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहां पर लिख रहे हैं तो यहां पर Zn सॉलिड हो गया और इधर क्या बन रहा है? Zn2 प्लस एक्वस, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर आ गया। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान देना है। जब भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, जब भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स हमेशा है ना राइट साइड में दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें कि कॉपर 2 प्लस क्या कर रहा है, तो जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है
वही कॉपर 2 प्लस उसी 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वो कॉपर सॉलिड यहां पर बन जा रहा है। इसीलिए जब हम लोग रिडक्शन अगर हाफ रिएक्शन अगर हम लोग यहां पर लिखें तो वो क्या होगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर कॉपर सॉलिड बन जाएगा। यानी अगर हम लोग देखें तो ये जो हाफ रिएक्शन है उसमें भी चार्ज हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो यहां +2 चार्ज है और यहां कोई चार्ज नहीं है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे ताकि वो चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाए। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि जब भी हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, तो उसमें हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और जब हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा है ना राइट हैंड साइड में होगा। और हम लोग जब इन दोनों हाफ रिएक्शंस को अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों को ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए। यानी हम इन दोनों को इस तरह से ऐड करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा कैंसिल हो जाए। तो यहां पर तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को सिर्फ ऐड कर दें तो ये दो इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब ऐड करेंगे तो हो सकता है हम लोगों को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़े इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो एक बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जो हाफ रिएक्शंस होंगे उसमें हमको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा, ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड में और रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में। पर अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो हम लोगों का दोनों साइड से जो है वो कैंसिल हो चुका है। जैसे अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें यहां पर बी, जिसमें हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, कॉपर सॉलिड है यहां पर और +2 Ag+ यहां पर एक्वस है, और ये यहां पर रिएक्ट करके बना रहा है कॉपर 2 प्लस एक्वस, और यहां पर हम लोगों को बन रहा है 2 Ag सॉलिड। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जहां पर अगर हम लोग कॉपर को देखें तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यानी कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और Ag+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी अगर हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन में देखें तो ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है, कॉपर, और रिडक्शन में कौन जा रहा है, Ag+ नहीं, Ag+ जा रहा है रिडक्शन में। जैसे यहां ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है, जिंक, और रिडक्शन में कौन जा रहा है, कॉपर 2+, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, तो ये यहां पर बनेगा हम लोगों का कॉपर सॉलिड, और ये कन्वर्ट हो रहा है यहां पर कॉपर 2+ एक्वस में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर रिडक्शन अगर हम लोग हाफ रिएक्शन अगर हम लोग लें तो क्या होगा, तो Ag+ जो है एक्वस, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जा रहा है हम लोगों का, ये हम लोगों का बन जा रहा है यहां पर Ag सॉलिड, ठीक है। तो ये हम लोगों का ऑक्सीडेशन हो गया और ये हम लोगों का रिडक्शन हो गया। अब जब हम इन दोनों को ऐड करके ये रिएक्शन लाने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, पर फर्स्ट जो है वो रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, जबकि सेकंड जो रिएक्शन है, जो रिडक्शन रिएक्शन है, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ये ऐड करने से तो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करना होगा, तो हम लोगों को इस रिएक्शन में हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, जिससे ये आ जाए हम लोगों का यहां पर 2 Ag सॉलिड, यहां पर आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आ जाए हम लोगों का 2 Ag सॉलिड। और अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों का ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा। यानी हम लोग किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को
दो हाफ रिएक्शन में हम लोग तोड़ सकते हैं। एक होगा हम लोग का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोगों को यहां पर समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर देखें तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो जिंक सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो जिंक सॉलिड चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए हम लोग कहेंगे कि जिंक सॉलिड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी यहां पर जिंक सॉलिड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट पार्टिसिपेट करता है और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं यहां पर कि रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर जिंक सॉलिड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखें तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी यहां पर जो कॉपर 2+ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हम लोगों का रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस्ड होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि it loses one or more electrons। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। जबकि अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, तो हम लोग लिखेंगे इट एक्सेप्ट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को है ना एक्सेप्ट करता है, तो ये हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को लिखना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, reducing agent is oxidized while oxidizing agent is reduced। ठीक है, अगर इसमें आपको दिक्कत महसूस हो तो ऐसे समझिए, इज ऑक्सीडाइज्ड के पहले जो आएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इज ऑक्सीडाइज्ड के पहले जो आएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है और इज है ना रिड्यूस्ड के पहले जो आएगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ठीक है, while oxidizing agent oxidizes reducing एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का पॉइंट हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करता है, ठीक है, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो ऐसे समझेंगे, जो वर्ड रिड्यूसेस आ गया तो उसके पहले जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट और जो बाद में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस किसको? रिड्यूसिंग एजेंट को। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करेगा और अपने आप को रिड्यूस करेगा, मतलब अपने आप को कहेगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट को बोलेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हमारे पास Zn सॉलिड है और प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस है, और अगर ये रिएक्ट करके हम लोगों का Zn2 प्लस एक्वस बना रहा है और प्लस कॉपर सॉलिड, तो हम लोग जान रहे हैं कि जिंक जो है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी ये यहां पर जो जिंक है ये हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जो यहां पे कॉपर 2 प्लस है ये हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस करता है, तो हम लोग बोलेंगे जिंक रिड्यूसेस कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, ठीक है। यानी जिंक जो है वो कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस कर रहा है किसमें? कॉपर में। अगर हम लोग कॉपर 2 प्लस से बोले तो कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइजेस जिंक 2 Zn2 प्लस, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और अपने आप को रिड्यूस करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। या फिर हम लोग समझें इज ऑक्सीडाइज्ड के पहले जो आएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और इज रिड्यूस्ड के पहले जो आएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसेस के पहले जो आएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजेस के पहले जो आएगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आप समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है वो 30% जो क्वेश्चंस जो होता है वो लोगों से इसलिए नहीं बन पाता है करीब करीब क्योंकि उनको इसमें प्रॉब्लम है, वो ये नहीं समझ पाते कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए ये जो चीज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा पर अपने आप को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, पर अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। अब हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल्स को वोल्टेइक सेल्स भी कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी गैल्वेनिक सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब स्पॉन्टेनियस है, जिससे हम लोगों को केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है और उस केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी हम लोग केमिकल एनर्जी कहेंगे इसका मतलब होगा गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम लोग माइनस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी डेल्टा जी हमेशा जो गैल्वेनिक सेल्स में जो सेल रिएक्शंस हो रहे होंगे उसके लिए डेल्टा जी हमेशा हम लोगों को निगेटिव मिलेगा, और निगेटिव का मतलब है कि वो एनर्जी रिलीज हो रहा है और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं गैल्वेनिक सेल इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पर हम लोग ने एक गैल्वेनिक सेल को है ना दिखाया है। इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं, पर यह है क्या, उसके पहले हम लोग यहां पर देखते हैं जब हम लोग जिंक रड को जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग डिप किए हुए हैं। तो जैसे ही हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रखेंगे, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है, तो ये पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोगों का भी ब्लू कलर का होगा। पर जैसे ही हम लोग जिंक रड को है ना इसके अंदर डालेंगे तो जिंक जो है उसके एटम्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देंगे। यानी यहां से जो है वो जिंक एटम जो है यहां से है ना ये इलेक्ट्रॉन देकर ये यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएंगे Zn2+। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो जिंक सॉलिड है ये क्या बनना शुरू होंगे, Zn2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन देकर। यानी जो इसके एटम है, जिंक के एटम जो है वो यहां से निकलकर इसमें आना शुरू होंगे और वो Zn2+ बनना शुरू होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पर जो कॉपर सल्फेट है वो टूटेगा Cu2+ और SO4 पे, और वो कॉपर 2+ इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर ये कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये यहां पर कॉपर सॉलिड बन जाएगा। यानी कॉपर 2+ जो है वो यहां से हटकर इस पर जो है वो हम लोगों का डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जिंक के एटम है ना आयन बनकर सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन लेकर है ना यहां पर रड पर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, और धीरे धीरे ये जो हम लोगों का जो ब्लू सॉल्यूशन है वो है ना फेड होना है ना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये हम लोगों का रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों का जो रिएक्शन बचेगा वो है Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस है ना, और ये मिलके यहां पर बनाएगा Zn2+ एक्वस और प्लस यहां पर कॉपर सॉलिड। यानी हम लोगों को यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन मिल रहा है ना। ये हम लोगों का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगा और ये हम लोगों का रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? हाँ, ये रिएक्शन हम लोगों का स्पॉन्टेनियस है। तो अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो यहां भी तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा और वो फिर हम लोगों का सराउंडिंग में चला जाएगा। यानी उस एनर्जी को हम लोग किसी यूजफुल है ना फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि यहां पर भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है लेकिन हम लोग उस एनर्जी को यूज नहीं कर पाएंगे। यानी अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उससे एनर्जी तो रिलीज हो रहा है पर शायद उस एनर्जी को हम लोग यूज ना कर पाए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोगों को ये जो पूरा जो ये रेडॉक्स रिएक्शन है इसको हम लोगों को 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में कराना पड़ेगा। यानी ऑक्सीडेशन को अलग कंपार्टमेंट में कराना होगा और रिडक्शन को हम लोगों को अलग कंपार्टमेंट में कराना होगा, ठीक है। और ये जो हम लोगों का यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, इसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो एक कंपार्टमेंट के अंदर में हम लोग करा रहे हैं, इसी रिएक्शन को अब हम लोग 2 है ना अलग अलग कंपार्टमेंट में करा रहे हैं। एक में हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और दूसरे में हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में क्या दिखाया जा रहा है, तो हमारे पास एक जिंक का रड है जिसको हम लोग ZnSO4 यानी उसी मेटल के एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम लोग डिप किए हुए हैं। यानी जिंक को हम लोग रख रहे हैं कहां पर, ZnSO4 में, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग इस कंपार्टमेंट में देखें तो यहां पर हम लोग कॉपर को है ना कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंपार्टमेंट हो गया।
जिंक को ZnSO4 में रखें, कॉपर को CuSO4 में हम लोग यहां पर रख रहे हैं। यहां पर हम लोग एक इन्वर्टेड यू शेप्ड का एक हम लोग यहां पर ट्यूब रख रहे हैं और इसके अंदर में हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट रख रहे हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट है हम लोगों का NaNO3 और इस इन्वर्टेड यू शेप्ड के ट्यूब को हम लोग यहां पर सॉल्ट ब्रिज कहेंगे, है ना। और इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। अब ये सॉल्ट ब्रिज यहां पर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, है ना, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो कंपार्टमेंट हो गया जिसमें एक रड है और एक सॉल्यूशन है, इसमें भी एक रड है और एक सॉल्यूशन है और दोनों को हम लोग एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्ट कर दिए हैं और इसके अंदर भी हम लोगों के पास एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि NaNO3 और इसी को हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी कहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब जब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों रड को हम लोग एक एक्सटर्नल सर्किट से हम लोग यहां पर एक एक्सटर्नल वायर से हम लोग जोड़ दे रहे हैं और यहां पर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यहां पर यूज कर सकते हैं जैसे कि बल्ब हो या वोल्ट मीटर हो। तो यहां पर हम लोग यहां पर एक बल्ब को यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं। तो अब देखेंगे, है ना, कि जैसे ही ये चीज हमारा सर्किट जो है कंप्लीट होगा ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि इस वायर के थ्रू हम लोगों को करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हम लोगों को यहां पर करंट मिल रहा है, तो जैसे ही हम लोग जिंक को ZnSO4 में रखेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से जो है ना जिंक के जो एटम है Zn वो इधर आ रहे हैं और क्या बन जा रहे हैं Zn2+, ठीक है। यानी यहां के इस प्लेट के जो एटम है वो सॉल्यूशन में जा रहा है, Zn2+ का बन रहा है और ऐसे जब हर एटम Zn2+ बनेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, है ना, रिलीज करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हम लोगों के इस प्लेट पर आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस एक्सटर्नल सर्किट में इधर से इधर आना शुरू होगा, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर पहुंचेगा, है ना, इस रॉड पर, तो क्या होगा, तो यहां पर जो कॉपर 2+ के जो आयंस है, कॉपर 2+ के जो आयंस है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर Zn से Zn2+ बन रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो है यहां पर, जो कॉपर 2+ जो है वो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये यहां पर क्या हो जा रहा है ना, कॉपर में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर हम लोगों का रिडक्शन हो रहा है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सवाल उठता है कि यहां पर हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज को। तो सबसे पहले तो ये सॉल्ट ब्रिज हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। अगर इस सॉल्ट ब्रिज को हटा लेंगे तो फिर हम लोगों का ये यहां से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला तो काम है सॉल्ट ब्रिज का कि ये हम लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है ना। इसको हम लोग अलग से फिर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझना है कि ये सॉल्ट ब्रिज के कारण ये हमारा जो सर्किट है वो हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट जो कंपार्टमेंट है यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोगों का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। तो जिस कंपार्टमेंट में हम लोगों का ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग एनोड बोलते हैं। तो ये यहां पर जो जिंक रेड है वो यहां पर किसका काम कर रहा है, ये यहां पर एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। और यहां पर जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बन जा रहा है यानी यहां पर क्या हो रहा है, राइट हैंड जो हमारा कंपार्टमेंट है वहां पर रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग उस इलेक्ट्रोड को यहां पर हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोगों का कैथोड है, ठीक है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे, जहां पर रिडक्शन होगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब ये जिंक Zn2+ बनेगा
तो यहां पर कटायन का संख्या जो है वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि पहले तो हम लोगों के पास यहां ZnSO4 था, जितना Zn2+ आयन था उतना ही सल्फेट का भी आयंस था। तो अगर मेरे पास 100 Zn2+ थे तो 100 सल्फेट के भी आयंस थे। लेकिन अब जब ये जिंक Zn2+ बनना शुरू होगा तो यहां पर जो है ये जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू होगा, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होना अगर शुरू हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर आगे बढ़ने नहीं देगा। इसको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पकड़ के रखना चाहेगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करे, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करे, तो हम लोगों को इस Zn2+ को क्या करना होगा, हटाना होगा या न्यूट्रलाइज करना होगा। और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहां पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं NaNO3, और NaNO3 में दो आयन है, एक कटायन है और एक एनायन है, एक Na+ और एक NO3-। तो यहां से क्या होगा कि ये जो NO3- आयन है इसमें वो इधर से इधर फ्लो करना शुरू होगा, ठीक है, और ये Zn2+ को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। यानी यहां पर Zn2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से NO3- आयन आएगा, और जब यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो जब न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा तो यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन अब आसानी से इधर आना शुरू होगा। अगर हम लोग राइट कंपार्टमेंट में देखें तो क्या हो रहा है, तो यहां से कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहां कॉपर बन रहा है, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन में देखें तो पहले तो जितने कॉपर 2+ थे उतने ही सल्फेट के भी आयन थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये कॉपर जो है 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे कॉपर बन रहा है, तो यहां पर अब सल्फेट आयन का जो है वो संख्या ज्यादा हो रहा है। तो अगर यहां पर एनायन का संख्या अगर ज्यादा होना शुरू होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा, ये रिपेल करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है हम लोगों को यहां से एनायन को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और यही कारण है कि यहां से जो Na+ है वो अब हम लोगों का इधर आना शुरू करेगा और ये सल्फेट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। यानी सॉल्ट ब्रिज का एक काम था सर्किट को कंप्लीट करना, और दूसरा काम था कि जो ये चार्ज डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि अगर ये चार्ज यहां रहेगा तो फिर इस करंट को इधर फ्लो होने नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग जैसा यहां पर देख रहे हैं कि जब भी हम लोग लेफ्ट कंपार्टमेंट में देखेंगे तो यहां ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और राइट कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, हम लोगों का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें लेफ्ट कंपार्टमेंट में तो यहां पर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो संख्या यहां पर ज्यादा है, तो इसको हम लोग है ना, इस एनोड को यहां पर हम लोग कहेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और यहां पर जब हम लोग कैथोड को बोलेंगे तो ये हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज है ना इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन यहां पर एनोड से कैथोड की ओर फ्लो कर रहा है। क्या ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि जो Zn2+ यहां बना, क्या वो यहां से होता हुआ यहां आ सकता है? तो हम लोग कहेंगे कि आयंस जो है वो इधर से माइग्रेट होके इधर आ सकता है, यानी Zn2+ इधर आ सकता है, यहां से सल्फेट भी इधर आ सकता है, पर ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयंस जो है वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू माइग्रेट हो सकते हैं, पर दो सॉल्यूशन जो है ये आपस में हम लोगों का मिक्स नहीं होगा। तो ये हम लोगों का यहां पे सॉल्ट ब्रिज था, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में क्या है, ऑक्सीडेशन है, और राइट हैंड में हमारा क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। एनोड को हम लोग यहां पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और ये हम लोगों का कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो Zn2+ है वो किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी जिधर कटायन जाता है उधर ही हम लोग कैथोड बोलते हैं, और जिधर एनायन जाता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। इसलिए ये हमारा एनोड है और यहां पर हमारा कैथोड है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल में अगर हम लोग कोई रेडॉक्स रिएक्शन अगर करा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को दो कंपार्टमेंट लेना पड़ेगा, और दोनों कंपार्टमेंट को हम लोग सॉल्ट ब्रिज से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कभी कभी हम लोग एक ही कंपार्टमेंट लेते हैं लेकिन हम लोग उसका पार्टीशन कर देते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग है ना
केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो एनोड है ना, जो एनोड है वो हम लोगों का निगेटिवली चार्ज है और एनोड पे ही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहां पर जो Zn सॉलिड है ये हम लोगों का Zn है ना 2+ एक्वस बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों का यहां से है ना रिलीज हो रहा है। जबकि अगर हम लोग कैथोड कहेंगे तो कैथोड जो है वो हम लोगों का यहां पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और यहां पर क्या होगा, हम लोगों का रिडक्शन होगा। ठीक है, यहां पर हम लोगों का रिडक्शन होगा। और इस राइट हैंड वाले साइड कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है हम लोगों का, तो यहां पर जो कॉपर 2+ जो एक्वस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों का कॉपर जो है वो सॉलिड बन जा रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हम लोगों का जो नेट सेल रिएक्शन जो हो जाएगा, नेट सेल रिएक्शन इज, वो हमारा हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस होगा और ये हम लोगों का रिएक्ट करके यहां पर Zn 2+ एक्वस और यहां पर हम लोगों को कॉपर सॉलिड मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का जो है वो नेट सेल रिएक्शन है। जबकि ये जो है ये हम लोगों का 2 है ना हाफ सेल रिएक्शन है। तो इसको हम लोग है ना एक हाफ सेल बोल सकते हैं और ये हमारा एक हाफ सेल है और 2 हाफ सेल जो है वो मिलके एक हमारा कंप्लीट सेल बनता है। यानी हम लोग एक है ना गैल्वेनिक सेल के जो 2 कंपार्टमेंट्स हो रहे हैं उनके 2 कंपार्टमेंट्स को हम लोग 2 हाफ सेल्स मान सकते हैं ना, एक में जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और दूसरे में जहां रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि एक गैल्वेनिक सेल में है ना 2 हाफ सेल्स होते हैं, एक जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और एक जहां पर हम लोगों का रिडक्शन होता है। अब हम लोग यहां पर गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये एक गैल्वेनिक सेल है और जिसको हम लोग डेनियल सेल भी यहां पर कहेंगे। तो अगर हमको इस डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या हर बार हमको इतना बड़ा फिगर ड्रॉ करना होगा? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसमें हम लोग किसी सेल को है ना रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोगों का जो 2 कंपार्टमेंट है ना, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। जैसे यहां पर Zn सॉलिड है और यहां पर Zn 2+ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक है ना हाफ सेल हो गया जिसको हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोगों का ये जो वर्टिकल लाइन है ये बताता है कि ये दोनों का फेज अलग अलग है। जैसे ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो ये यहां पर बता रहा है वर्टिकल लाइन कि इन दोनों का फेज अलग है। फिर ये जो 2 वर्टिकल लाइन है ये हम लोगों का सॉल्ट ब्रिज को यहां पर बताएगा। ठीक है, और फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे है ना राइट हैंड के हाफ सेल को और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपर 2+ एक्वस और फिर एक वर्टिकल लाइन और फिर कॉपर सॉलिड। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड में लिखा जाता है उसको हम लोग यहां पर कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो राइट हैंड में लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सेल को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑक्सीडेशन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं और रिडक्शन को हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड में दिखाएंगे। और ये जो 2 वर्टिकल लाइन है ये हम लोगों का सॉल्ट ब्रिज दिखाई है ना बताएगा, ये हम लोगों का सॉल्ट ब्रिज बताएगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये बताएगा कि ये दोनों सब्सटेंस है ना एक साथ रखे गए हैं पर इन दोनों का जो फेज है वो हम लोगों का अलग है। जैसे ये सॉलिड है और ये एक्वस है। तो जैसे ही हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग कर देंगे तो कोई इसको देख के भी बता देगा कि लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में Zn सॉलिड Zn 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और राइट हैंड कंपार्टमेंट में कॉपर 2+ है ना कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर हमेशा लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन लिखना है जबकि हम लोगों को राइट हैंड में हमेशा हम लोगों को रिडक्शन लिखना होगा।
अब हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राइट सेल रिएक्शन। एक सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया है और हम लोगों को सेल रिएक्शन लिखना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो इसीलिए अगर हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन अगर लिखे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा हम लोगों का, ये जो कॉपर सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है हम लोगों का कॉपर 2+ एक्वस में, और कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी जब हम लोग लेफ्ट हैंड का रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, क्योंकि ये हम लोगों का ऑक्सीडेशन है ना। अगर हम लोग यहां पर रिडक्शन लिखें तो रिडक्शन में क्या होता है, कोई स्पेसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? Ag+ इलेक्ट्रॉन लेकर, है ना, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर रिडक्शन ले, रिडक्शन, तो यहां पर रिडक्शन में क्या होगा, यहां पर रिडक्शन में क्या होगा कि जो Ag+ एक्वस है ये हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Ag सॉलिड में। तो ये हम लोगों का ऑक्सीडेशन, है ना, हाफ सेल रिएक्शन हो गया। ये हम लोगों का रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, पर इन दोनों को इस तरीके से जोड़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि नेट सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस ऑक्सीडेशन में होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन है वो रिडक्शन में हो जाएगा। और इसलिए हम लोग अगर यहां पर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम लोगों को, है ना, इस रिएक्शन को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां पर हम लोगों को 2 टाइम्स Ag+ आ जाएगा, है ना, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहां पर हम लोगों को 2 टाइम्स Ag सॉलिड हो जाएगा। और अब जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा हम लोगों का? जब ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का कॉपर सॉलिड हो जाएगा, प्लस यहां पर 2 Ag+ यहां एक्वस हो जाएगा, और यहां पर राइट हैंड साइड में हम लोगों को कॉपर 2+ एक्वस मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स Ag हम लोगों का सॉलिड हो जाएगा। तो ये हम लोगों का नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कि जो हम लोग यहाँ पे जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग 1, 2 इन सब को रिप्रेजेंट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 2 Ag+ और यहाँ 2 Ag हम लोग सॉलिड लिख देंगे। यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को सिर्फ वो स्पेसिस लिखना होता है जो पार्टिसिपेट कर रहा है सेल रिएक्शन में। हमको बैलेंसिंग से यहां पर मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हमको यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो यदि अगर हम लोग को इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना होता तो हम लोग देखते कि कौन पहले ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो यहां पर चूंकि कॉपर सॉलिड जो है वो कॉपर 2+ बन रहा है, तो ये हम लोगों का ऑक्सीडेशन होता, तो कॉपर और कॉपर 2+ को हम लोग LHS में लिख देते। फिर हम लोग देखते कि रिडक्शन में कौन जा रहा है, तो Ag+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में। तो हम लोग Ag+ और Ag को राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, और इस 2 से यहां पर कोई मतलब नहीं होता। यानी जब हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कोफिशिएंट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग सेल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो हम लोग दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को ऐसे ऐड करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या जो गेन हो रहा है वो दोनों जो है वो कैंसल हो जाए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राइट सेल रिएक्शन, और यहां पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस, H+ एक्वस, इसको हम लोग को LHS में लिया गया है, और RHS में है कॉपर 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एक नया चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है, प्लैटिनम सॉलिड। तो अगर हम लोग को डेनियल सेल का फिगर याद होगा तो वहां पर हम लोग देखे होंगे कि LHS में हम लोग एक जिंक प्लेट को, है ना, ZnSO4 में डिप किए हुए थे। इसका मतलब है हम लोगों को
हर कंपार्टमेंट में, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, वहां पर एक हम लोगों को मेटल का प्लेट चाहिए, जहां पर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस हो सके या तो वहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। यानी एक मेटल प्लेट होना वहां पर जरूरी है। जबकि अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये हमारा गैस है और यहां पर हम लोगों का आयन है, यानी एक्वस फेज में है। तो यहां पर अगर इन दोनों को सिर्फ देखेंगे हम लोग, तो हम लोगों के पास कोई यहां पर मेटल का प्लेट नहीं है। तो जब कभी भी हम लोग किसी गैस को उसके आयन के साथ अगर रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम लोग किसी गैस को उसके आयन के साथ रखेंगे तो हम लोगों को एक इनर्ट मेटल प्लेट वहां पर देना होगा, ताकि उसके सरफेस पर है ना ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो सके। तो ये प्लैटिनम सॉलिड हमको कब दिखाई देगा? जब भी हमारे पास एक गैस और एक है ना आयन होगा, या फिर हमारे पास दोनों ही एक्वस फेज में हो, जैसे Fe2 प्लस एक्वस हो और Fe3 प्लस एक्वस हो। तो अगर दो एक्वस फेज है तो भी हमको वहां पर एक मेटल प्लेट लगाना होगा, और अगर एक गैस और एक एक्वस फेज है तो भी हमको वहां पर एक मेटल प्लेट लगाना होगा। लेकिन यहां पर हमको लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर पहले से ही हम लोगों का एक कॉपर सॉलिड का वहां पर एक प्लेट है। तो जब कभी भी हम लोगों को प्लैटिनम सॉलिड दिखाई दे तो हम लोग को समझना चाहिए एक ये इनर्ट मेटल प्लेट है, जहां पर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा होगा। चूंकि ये हम लोगों का LHS में है तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन है। और अब हमको इसको नहीं देखना है, हमको देखना है कि H2 गैस इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनेगा? H+ बनेगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जब हम लोगों को ऑक्सीडेशन लिखना होगा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन में H2 गैस जो है वो क्या बन रहा है? H2 गैस जो है वो क्या बन रहा है हम लोगों का? H+ बन रहा है। लेकिन यहां पर तो दो एटम है तो हम लोगों को यहां पर 2H+ करना होगा, ठीक है। और हर एटम है ना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+ बन रहा है, तो यहां पर हम लोगों को कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप यहां पर हाफ H2 करके H+ और 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। मतलब आप किसी सेल रिएक्शन को है ना कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर हाफ H2 H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम लोग बाद में जब सेल रिएक्शन जब लिखेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर H2 गैस से 2H+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों का रिलीज हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर रिडक्शन देखें तो क्या हो रहा है रिडक्शन में? तो रिडक्शन में हमारा यहां पर क्या हो रहा है कि कॉपर 2+ एक्वस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों का क्या बन जा रहा है? यहां पर कॉपर सॉलिड बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का हम लोगों का है ना लॉस हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हम लोगों को नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। और नेट सेल रिएक्शन हम लोगों का है ना H2 गैस प्लस कॉपर 2+ एक्वस, और ये रिएक्ट करके यहां पर हम लोग को देगा कॉपर सॉलिड और प्लस 2H+ एक्वस, ठीक है। तो ये हम लोगों का नेट सेल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट हैंड का जो कंपार्टमेंट है ना वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और जो राइट हैंड का जो कंपार्टमेंट है वहां पर रिडक्शन होता है। एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ हम लोगों का फ्लो करता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो है ना सर्किट को कंप्लीट करता है, और साथ ही साथ जो एनोड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है या फिर जो कैथोड में निगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है उसको वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। एनोड को हम लोग कैसा साइन देते हैं? निगेटिव बताते हैं, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव हमारा है ना इलेक्ट्रोड कहलाता है, और एनोड जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। और अगर हम लोगों को हाफ सेल दिया गया है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में दिखाई देगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। और जब हम लोग नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें हम लोगों को कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिखाई
नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा। इस वीडियो के साथ मैंने एक डीपीपी भी अटैच कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर आप इस जो डीपीपी है उसको आप जरूर बनाइए। जब आप इस डीपीपी को बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा जो है वो क्लियर होगा।